हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, रिसेंटली साइंटिस्ट की एक टीम ने ऑब्जर्व किया है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली ओजोन लेयर कंटिन्यू अपने रिकवरिंग फेज के अंदर है और 2045 तक हमारा जो आर्कटिक का जो रीजन है, जो नॉर्थ पोल का जो रीजन है, वहाँ पे वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगी और 2066 का जो समय है उस समय तक जो अंटार्कटिका, जहाँ पे जो ओजोन लेयर के अंदर जो होल क्रिएट हुआ था, उसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिला था। तो 2066 तक अंटार्कटिका के रीजन के अंदर भी जो ओजोन लेयर है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रिकवर होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर का जो बेसिकली होल यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो ओजोन लेयर के इस होल को सबसे ज़्यादा जो ग्रेवेस्ट डेंजर के रूप में देखा गया था। हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट है, जो जीवन पाया जाता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का हो या प्लांट की लाइफ का हो, ये जो प्लानिटरी लाइफ है उसके रिगार्डिंग में इसको सबसे ग्रेवेस्ट यहाँ पे डेंजर के रूप में देखा गया था। तो वो ही होल बेसिकली यहाँ पे रिकवरिंग फेज के अंदर में है और जल्दी वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। स्टूडेंट, साइंटिस्ट की टीम ने तो ये भी माना है कि 2040 के समय में, जैसा 1980 के समय में जो ओजोन लेयर का जो सिचुएशन हुआ करता था, तो सेम उसके अकॉर्डिंग उसका इक्वलिटी में यहाँ पे रिकवर हो जाएगा 2040 तक में। अंटार्कटिका के अंदर ये जो बेसिकली जो ओजोन लेयर का जो होल है वो रिकवर होने में जो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो होल का जो इफ़ेक्ट है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे ओजोन की, तो ओजोन का जो बेसिकली जो डिप्लीशन है वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था 1980 के समय में। 1980 का जो समय था, उस समय में पहली बार साइंटिस्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ओजोन का जो लेयर है वो कंटिन्यू यहाँ पे डिप्लीट हो रही है। कंटिन्यू यहाँ पे जो होल है, होल की जो सिचुएशन है वो इमर्ज होना स्टार्ट हुई। तो स्टूडेंट्स, इसको बेसिकली यहाँ पे बिगेस्ट इन्वायरमेंटल थ्रेट के रूप में देखा गया था उस समय में, क्योंकि उस समय में जो क्लाइमेट चेंज है, उस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं हुआ करती थी। प्रेजेंट समय में तो आप देखिए क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर का होल है, काफ़ी सारे ऐसे जो डिजास्टर हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो उस समय में एक इन्वायरमेंटल इमरजेंसी के रूप में इसको देखा गया था कि ओजोन लेयर का अगर होल यहाँ पे क्रिएट होता है, अगर उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है, तो हमारी प्लांट के ऊपर जो लाइफ पाई जाती है उसके लिए एक ये थ्रेट के रूप में उसको देखा गया था। क्योंकि ओजोन लेयर बेसिकली हमारे यहाँ पे ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। वैसे तो ओजोन लेयर को गुड ओजोन एंड बैड ओजोन के अंदर क्लासिफाई किया गया है। ग्राउंड लेवल पे अगर कोई ओजोन पाई जाती है, अगर ग्राउंड लेवल पे ओजोन पाई जाती है तो उसको बैड ओजोन माना जाता है और एक पोल्यूटेंट के रूप में उसको देखा जाता है। अगर हमारे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ओजोन पाई जाती है, तो अगर वो ही ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर में एग्जामिन किया है। उसी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो फर्स्ट यहाँ पे जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर के रूप में देखते हैं, सेकेंड लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर के रूप में देखते हैं। उसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये जो लेयर है, जो ओजोन लेयर है, वो पाई जाती है, जो बेसिकली सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो यूवी रेडिएशन है, उनको यहाँ से उनको एब्जॉर्ब करती है और हमारी जो प्लानिटरी लाइफ है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इफ़ेक्ट से। तो स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट लेयर है हमारी प्लांट के ऊपर पाई जाने वाली लाइफ के लिए। तो उसी ओजोन के अंदर में जब पहली बार होल की जो सिचुएशन है या ओजोन का जो डिप्लेशन का जो सिचुएशन क्रिएट हुई, तो साइंटिस्ट ने इसको एक ग्रेव डेंजर के रूप में उस समय में ऑब्जर्व किया। तो उसी की वजह से आप देखिए कि जो 1985 का जो समय है वहाँ पे वियना यहाँ पे कन्वेंशन होता है, सभी साइंटिस्ट मिलते हैं, वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हैं उनका यूज रोकने की ज़रूरत है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस का जो यूज है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर कंटिन्यू यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आएंगी, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जो स्किन का कैंसर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं लोगों के अंदर में, और प्लांट और ह्यूमन लाइफ कम्प्लीटली यहाँ पे फेज आउट हो सकती है हमारे
अर्थ के ऊपर से। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने उस समय में होल को एज ए ग्रेव डेंजर के रूप में देखा। 1985 के समय में उस समय में एक कन्वेंशन हुआ जिसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं, और उसी का आपको जो लार्जर फेज है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में देखने को मिलता है। तो इन कन्वेंशंस के अंदर में ऐसे को पोल्यूटेंट्स जिनकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिकल हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से ओजोन है वो कंटिन्यू यहाँ पे डिप्लीट होना स्टार्ट हुई है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ है। तो उन पोल्यूटेंट्स को यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रूप में कैटेगराइज किया गया, और उन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को यहाँ पे फेज आउट किया गया और कंटिन्यू अपना यूज है उसके अंदर इनको रिड्यूस किया गया। स्टूडेंट्स, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को यहाँ पे फेज आउट और यूज के अंदर में रिड्यूस करने की वजह से ही आज आपको 1989 का ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, सबसे लार्जेस्ट आपको क्लाइमेट चेंज का ऐसा प्रोटोकॉल जिसको मैक्सिमम कंट्रीज़ ने साइन किया है, मैक्सिमम कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया है। इसी असेसमेंट की वजह से हमको देखने को मिलता है कि 99% जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उनको यहाँ पे फेज आउट कर दिया गया है, उनको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यहाँ पे आपको एक अमेंडमेंट है जिसके बारे में आपने रीड किया होगा, किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट जिसके बारे में आपने रीड किया होगा, इसके अंदर बेसिकली ऐसे जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर आप देखिए कि HFC हैं, उसको भी यहाँ पे फ्यूचर के अंदर फेज आउट किया जाएगा, क्योंकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है HFC, बट वो बेसिकली प्रेजेंट में जो क्लाइमेट चेंज की जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, हमारे अर्थ का जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए HFC को भी यहाँ पे फेज आउट किया जाएगा। एक फेज आउट फेज के मैनर के रूप में यहाँ पे इसको फेज आउट किया जाएगा कि 10 साल के अंदर इसको 10% रिड्यूस करना है, 20 साल के अंदर इसको 20% रिड्यूस करना है। इस तरीके से HFC को फेज आउट किया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओजोन की, तो O3 का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का ही ये मॉलिक्यूल है। इसको बेसिकली मेजर किया जाता है डोप्सन यूनिट के रूप में। डोप्सन यहाँ पे कंसंट्रेशन है ओजोन की, एक एरिया के अंदर कितनी कंसंट्रेशन पाई जाती है, तो डोप्सन वैल्यू के रूप में, यूनिट के रूप में इसको यहाँ पे मेजर किया जाता है, नापा जाता है कि कितना यहाँ पे ओजोन है, उसकी प्रेजेंस है, क्या ओजोन यहाँ पे डिप्लीट होना स्टार्ट तो हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, वियना कन्वेंशन का यहाँ पे आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 के समय में फर्स्ट टाइम साइन किया गया था 16 सितंबर को, और उसी 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में, ओजोन परत का जो दिवस है उसके रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक सबसे लार्जेस्ट साइन किया गया एक क्लाइमेट का एग्रीमेंट है जिसको मैक्सिमम कंट्रीज़ ने, कि आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो कंट्रीज़ हैं वो 197 हैं। इनिशियल फेज में जो कंट्रीज़ थे वो 25 थे जिन्होंने इसको साइन और रेटिफाई किया था। यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू आपको देखने को मिला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन है और ऐसे और सब्सटेंस जिनकी वजह से क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, उनका यहाँ पे उनका यूज है वो रिड्यूस किया गया, उनको एलिमिनेट किया गया। तो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वन ऑफ द सक्सेसफुल क्लाइमेटिक प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर को हमने रिकवर किया है। और उसी को यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है HFC, क्योंकि HFC ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, उसको भी फेज आउट मैनर के रूप में यहाँ पे फेज आउट करने के लिए किगाली अमेंडमेंट है वो लाया गया है ओजोन के लिए। तो किगाली अमेंडमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ओजोन लेयर के बारे में था कि ओजोन लेयर क्या है जो हमको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, क्या ग्राउंड लेवल पे पाई जाती है ओजोन लेयर, वो भी सही है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, ग्राउंड लेवल पे अगर ओजोन पाई जाती है तो वो एक बेसिकली पोल्यूशन के रूप में वर्क करती है, पोल्यूटेंट के रूप में वो वर्क करती है, वो गुड नहीं है एक ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो गुड है ह्यूमन बीइंग के लिए।
अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। तो 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक का जो एरिया है एटमॉस्फेयर के अंदर में, उस एरिया को बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के रूप में देखा गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा ओजोन लेयर से रिलेटेड वीडियो था। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस से हम आपको कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।